देवरिया नाम का एक गांव था। इस गांव में गंगाराम नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। गंगाराम की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसकी एक ही संतान थी, बेटा जिसका नाम अनिरुद्ध था। गंगाराम अपने बेटे को बहुत चाहता था और उसे किसी भी तकलीफ से दूर रखना चाहता था। आज अनिरुद्ध का 21वां जन्मदिन था। गंगाराम ने बड़ी धूमधाम से जश्न रखा था। मेरे बेटे अनिरुद्ध को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कहते हुए गंगाराम ने उसे एक सुंदर सा चांदी का तलवार नुमा लॉकेट उपहार में दिया। गंगाराम मुस्कुराते हुए बोला, बेटा अनिरुद्ध, यह तेरे लिए। यह सिर्फ आभूषण नहीं है, मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अनिरुद्ध चौंकते हुए बोला, पिताजी, ये तो अनमोल लग रहा है। कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं? अरे मूर्ख, तू मेरी जान है। दौलत मेरे लिए मिट्टी है, तू मेरे लिए सब कुछ है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन एक कोने में बैठे कैलाश, गंगाराम का छोटा भाई, और उसकी पत्नी सुषमा के चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन थी। सुषमा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, देखा, ये बूढ़ा सारा खजाना अपने बेटे पर लुटा देगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। कैलाश दांत भींचते हुए बोला, सही कहा। अगर ये लड़का रास्ते से हट जाए तो दौलत हमारी होगी। कुछ दिनों बाद गंगाराम काम से बाहर गया। आधी रात हवेली का दरवाजा खटखटाया गया। सुषमा नाटकीय आवाज में बोली, बेटा अनिरुद्ध, बड़ी अनहोनी हो गई। तेरे पिताजी पर शहर में हमला हुआ है। वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनकी आखिरी इच्छा है कि तू उन्हें देखे। अनिरुद्ध घबराकर बोला, क्या? नहीं, ये असंभव है। चलिए चाची, मुझे तुरंत ले चलो। वह तुरंत उनके साथ निकल गया। रास्ते में सुनसान खेत, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अनिरुद्ध बोला, चाची, ये रास्ता तो शहर की ओर नहीं जाता। अचानक पीछे से कैलाश की आवाज गूंजी, बिल्कुल सही पहचाना। ये रास्ता तेरे मौत के ठिकाने की ओर जाता है। कैलाश ने गला दबाया और दोनों ने मिलकर निर्दयता से अनिरुद्ध की हत्या कर दी। उसका लॉकेट सुषमा ने निकाल लिया। सुषमा हंसते हुए बोली, अब ये दौलत हमारी होगी। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध की सांसें थमी, उसकी आत्मा उसी लॉकेट में कैद हो गई। अगली सुबह खेत में लाश मिली। गांव में मातम छा गया। गंगाराम लौट कर आया और अपने बेटे के शव से लिपट कर चिल्लाने लगा। गंगाराम रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरा सब कुछ लूट लिया तूने। मेरा बेटा, मेरा सहारा सब लूट लिया। कैलाश और सुषमा गांव वालों के सामने आंसू बहाते रहे ताकि शक न हो। कुछ दिन बाद सुषमा ने लॉकेट अपनी बहन कविता को रखवा दिया। रात को कविता अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर तलवार की खींचने की आवाज आई। कविता घबराते हुए बोली, कौन है? ये कैसी आवाज है? वह बाहर आई। अंधेरे में सफेद कपड़ों में लिपटा एक भूत खड़ा था। गले में वही लॉकेट चमक रहा था। भूत गहरी गूंजती आवाज में बोला, कविता, ये लॉकेट मेरा है। मुझसे छीनकर मेरी हत्या में साथ दिया तूने। अब मौत का स्वाद चख। भूत ने उस पर झपट्टा मारा और कविता की चीख गांव भर में गूंज उठी। उसका पति रमेश दौड़ा आया। तेरी पत्नी बेगुनाह नहीं थी। वो मेरे चाचा चाची के षड्यंत्र में शामिल थी। अब अगला नंबर उनका है। रमेश ने डर के मारे कैलाश को फोन किया। भाई साहब, अनर्थ हो गया। कविता मर गई। यहाँ भूत घूम रहा है, जल्दी आइए। कैलाश और सुषमा दौड़े आए। घर में दाखिल हुए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर अंधेरा, फिर धीमी धीमी खंखारती हंसी गूंजने लगी। चाचा, चाची, याद है बचपन में आपकी गोद में हंसा करता था। आज उसी हाथ से तुमने मेरा गला दबाया। लाइट झिलमिलाकर जली और सामने अनिरुद्ध का भूत खड़ा था। आंखें अंगारों की तरह लाल, गले में वही लॉकेट चमक रहा था। कैलाश घबराकर बोला, बेटा, हमें माफ कर दे। हमने लालच में गलती की। हम गांव छोड़ देंगे।
भीख मांगकर जी लेंगे। भूत क्रोधित स्वर में बोला। मौत तो आसान सज्जा है, तुम दोनों को आसान मौत नहीं दूंगा। चाची, तुझे सेठानी बनना था ना, अब तेरी हालत ऐसी करूंगा कि तू फटे कपड़ों में भीख मांगेगी। और चाचा, तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तू अपनी ही परछाई देखकर कांप उठेगा। भूत ने हाथ उठाया और दोनों की आंखों से जैसे होश उड़ गया। वे पागल होकर चिल्लाने लगे और घर से भागते हुए सड़कों पर भटकने लगे। सुबह गंगाराम अपने आंगन में आया। दरवाजे पर वही लॉकेट रखा था। लॉकेट देखकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ गया। ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अनिरुद्ध को दिया था। ये यहां कैसे आया? क्या तू मुझे देखने आया था बेटा? आंखें छलक पड़ी। शायद अनिरुद्ध अपनी आत्मा का फर्ज पूरा करके हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन कहते हैं मलाड की एक पुरानी गली है, मृत्यु गली। दिन में यह गली सुनसान रहती है, लेकिन रात के 12 बजे वहां से उठती है बिरयानी की खुशबू, और वही खुशबू ले जाती है लोगों को उनकी मौत की ओर। आलोक हंसते हुए दोस्तों से बोलता है। अरे भाई, मैंने पूरा मुंबई घूम लिया, हर जगह की मशहूर बिरयानी खा चुका हूं। विनय शरारती अंदाज में बोला। हर जगह नहीं यार, एक बची है, मृत्यु गली की बिरयानी। आलोक हैरान होकर बोला। मृत्यु गली? ये नाम तो बड़ा अजीब है। रवि धीमी आवाज में डर कर बोला। मत पूछ आलोक, जिसने वहां बिरयानी खाई वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन आलोक जिद्दी था। उसने ठान लिया कि आज रात वही बिरयानी खाकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे वो गली में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज। गली के आखिर में एक ढाबा खुला था। सामने एक लंबा पतला शेफ चुपचाप बिरयानी पका रहा था। आलोक धीमी आवाज में बोला। भाई, बिरयानी मिलेगी? शेफ ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस एक प्लेट में बिरयानी परोस दी। आलोक खुश होकर, वाह, खुशबू तो गजब की है। जैसे ही आलोक ने पहला निवाला खाया, उसके कानों में एक औरत की चीख गूंज उठी। आलोक घबरा कर बोला। ये आवाज किसकी है? अचानक ढाबे के अंदर से एक औरत निकली। उसने सफेद कपड़े पहन रखी थी, हाथ में चाकू और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। औरत धीरे धीरे डरावनी हंसी के साथ बोली। स्वाद कैसा लगा? मेरा मसाला कैसा है? आलोक बहुत डर गया और कांपते हुए बोला। तुम कौन हो? औरत हंसते हुए बोली। मैं ही असली बावर्ची हूं, और ये बिरयानी इंसानों के मांस से बनती है। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। इतना सुनते ही आलोक ने प्लेट में देखा। बिरयानी के चावल नहीं, बल्कि किसी की उंगलियां थीं। आलोक चीखते हुए, नहीं। आलोक भागते हुए गली से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, वहीं दूसरा ढाबा था और वहां वही आलोक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में बिरयानी की प्लेट और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। विनय अगले दिन हैरानी से पूछा। अरे, आलोक कल रात से गायब है। रवि धीमी आवाज में डर कर बोला। गायब नहीं भाई, अब वो मृत्यु गली का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं जिसने भी मृत्यु गली की बिरयानी 2 बार खा ली, वो खुद उस ढाबे का हिस्सा बन जाता है। तो अगर कभी रात को आपको मलाड की किसी गली से बिरयानी की खुशबू आए, तो भूलकर भी मत रुकना, क्योंकि एक बार चखा तो अगली बार आपका नंबर होगा। पुणे के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य था। फ्लैट नंबर 305 में नई किराएदार आई। नाम था संगीता। उम्र करीब 28 साल। वो आते ही पड़ोसियों से हंसकर बोली। मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी जरूर आइएगा। संगीता हर किसी को यही कहती। एक रविवार की सुबह वो अकेली थी। उसने सोचा,
आज मसाला चाय बनाती हूँ, ऐसी चाय जो सबको दीवाना कर दे। वो किचन में चाय पत्ती डाल रही थी कि अचानक पीछे से सरसराहट सुनाई दी। चाय चाय। वो चौंकी, कोई मेहमान आ गया क्या? लेकिन दरवाजे पर खड़े थे दो हथियार बंद लुटेरे। सारे गहने निकालो वरना गोली मार देंगे। ये सब मैंने बचत करके जोड़ा है, तुम ऐसे नहीं ले सकते। लेकिन एक लुटेरे ने बंदूक की बट से उसके सिर पर वार किया। वो वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। कुछ घंटों बाद वही संगीता उठी, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही, एक चुड़ैल बन चुकी थी। वो फिर से चाय बनाने बैठी, लेकिन जैसे ही चाय पी, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कैसी बेस्वाद चाय है, इसमें मिठास क्यों नहीं? वो दरवाजे की ओर बढ़ी और वहां अपनी लाश देखी। ये मैं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वह इंसान नहीं, बल्कि भूत बन चुकी है। इसी बीच पुलिस और सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए। सब दुखी थे, लेकिन 304 नंबर वाले सतीश अंकल बोले, अच्छा हुआ मर गई, रोज यही चाय चाय करके परेशान कर देती थी। यह सुनकर चुड़ैल संगीता भड़क उठी। वो तुरंत उनके सामने प्रकट हुई और उनकी गर्दन दबाकर बोली, यही स्वाद चाहिए था, इंसानी खून का। फिर उनके शरीर से खून पीकर उसने अपनी चाय बना ली। अब हर रात 305 फ्लैट से चाय की खुशबू आती और चुड़ैल संगीता दरवाजे खटखटाकर कहती, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूं, पीजिएगा जरूर। धीरे धीरे सोसाइटी वाले एक एक कर गायब होने लगे। कभी सीढ़ियों पर खून के धब्बे, कभी कटा हुआ बाल, कभी टूटी हुई चप्पल मिलती। कुछ दिनों बाद संगीता ने अपना रूप बदल लिया। अब वो खुद को अनीता नाम की नई लड़की बताकर उसी फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा चुड़ैल का साया खत्म हो गया। शाम 6:30 पर उसके घर से अदरक इलायची वाली चाय की खुशबू आने लगी। सबको उसकी चाय बहुत लुभाने लगी। एक दिन ग्राउंड फ्लोर का अजय बोला, अनीता जी, आपकी चाय तो कमाल की खुशबू देती है। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, आज रात आइए, आपके लिए खास गुड़ वाली चाय बनाई है। अजय जैसे ही अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। अनीता अचानक चुड़ैल संगीता बन गई। अब तू बनेगा मेरी चाय का स्वाद। उसने अजय का खून निकालकर उबलती चाय में डाल दिया। उसके बाद अजय कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। 302 नंबर की नेहा ने एक रात छत से झांक कर देखा। कड़ाही में दूध के साथ इंसानी हाथ उबल रहा था। वो चीख पड़ी, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और बोली, तेरे बिना तो मेरी चाय अधूरी है। और नेहा को भी खौलते बर्तन में डाल दिया। अगले दिन नेहा भी गायब थी। आज भी फ्लैट 305 से रात को इलायची वाली चाय की खुशबू आती है, और अगर कोई दरवाजा खोले तो चुड़ैल धीरे से कहती है, क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आई? बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक गांव मुसनापर में लोग बड़े चैन से रहते थे, लेकिन उस गांव में भी एक डरावना नाम था, रक्ती डाकन। कहते थे कि वह औरत पहले एक साधारण इंसान थी, लेकिन जब डाकुओं ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला, तब वह तंत्र विद्या में लग गई और खुद एक डाकन बन गई। अब रात होते ही गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते। एक दिन शाम ढल रही थी। रामलाल खेत में हल चला रहा था। उसका दोस्त गणेश वहां आकर बोला, अरे रामलाल, अभी तक खेत में क्या कर रहा है? देख तो सूरज डूब गया है। रात होने से पहले चल, घर लौट चलो। हाँ भाई, बस यही काम निपटा रहा हूं, आ ही रहा हूं। इतना कहते ही वहां रामलाल की छोटी बेटी गौरी भागते हुए आई और बोली, बाबूजी, अम्मा कब से आपका इंतजार कर रही हैं, जल्दी घर चलो। रामलाल ने उसे पास खींच लिया और बोला, चल बेटी, अब चलते हैं। लेकिन रास्ते में ही अचानक अजीब सी हवा चली। पेड़ों से आवाज आई जैसे कोई हंस रहा हो। तभी पीछे से एक औरत की भारी आवाज आई। रामलाल, भाग कहाँ रहे हो? दोनों पीछे मुड़े तो देखा, एक लंबी औरत, बिखरे बाल, लाल आंखें और हाथ में लोहे की जंजीर था, जिसे लोग रक्ती डाकन कहते थे। रामलाल की हालत खराब हो गई।
हाय दैया, ये तो रक्ती डाकन है। रक्ती डाकन गुस्से में हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, रामलाल, तू तो बच जाएगा। पर ये तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद आई। आज से ये मेरी होगी। रामलाल हाथ जोड़कर रोने लगा। डाकन देवी, इसे छोड़ दो, ये मासूम है। लेकिन रक्ती ने गौरी की ओर हाथ बढ़ाया। गौरी चिल्लाने लगी, बचाओ बाबूजी, मुझे बचाओ। लेकिन तभी गौरी ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उस पर वार कर दिया। डाकन जोर से चीखी, हाँ! रामलाल किसी तरह गौरी को लेकर भाग गया। घर पहुंचते ही उसने सब बात पत्नी कमला को बताई। कमला डर से कांप गई और बोली, हे भगवान, अब तो वो औरत हमारी बेटी को कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ, पर किसी को यह मत बताना। अगर गांव वालों को पता चला कि गौरी ने उस डाकन पर हाथ उठाया है तो सब उसे उसके हवाले कर देंगे। लेकिन उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात एक एक लड़की गायब होने लगी। पहले शांति, फिर फुलवा। हर सुबह खबर मिलती, डाकन फिर एक लड़की को उठा ले गई। गांव वाले घबरा कर कहने लगे, उस औरत को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं। राधा ने कहा, सुना है डाकन बार बार एक ही लड़की का नाम ले रही है। कहती है, जिसने मुझे चोट पहुंचाई है वही चाहिए। यह सुनकर गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। रात को उसने अम्मा से कहा, माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ही जाना होगा। कमला रोते हुए बोली, नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन डाकन ने उस रात फिर एक लड़की उठा ली। गांव वाले गुस्से से बोले, अब तो हमें सच्चाई जाननी ही होगी। सभी लड़कियों को मंदिर के सामने इकट्ठा करो। रात को सभी लड़कियां मंदिर के आंगन में खड़ी थीं। रक्ती डाकन आई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो हर लड़की को घूर कर देखने लगी। नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। अचानक वो चीख उठी। कहाँ है वो? कहाँ छुपाया है तुम सबने उसे? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। तभी किसी ने कहा, गौरी, गौरी तो आई ही नहीं है। सब दौड़ते हुए गौरी के घर पहुंचे। रामलाल और कमला दरवाजे पर खड़े थे। गांव वाले चिल्लाए, उसे बाहर लाओ, वरना हमारी बेटियां रोज मरेंगी। कमला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। मत करो, मेरी बच्ची मासूम है। लेकिन गौरी खुद बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मेरी वजह से गांव की लड़कियां मर रही हैं, तो मैं ही उसके पास जाऊंगी। गौरी को देखकर रक्ती डाकन पागल सी हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, मिल गई। आखिरकार मिल ही गई। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन तभी गांव का बूढ़ा पंडित बोला, रुको, पहले इसे शादी करनी होगी, तभी ये तेरा हिस्सा बन पाएगी। डाकन मान गई और शादी की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने हवन में आहुति डाली, उसका शरीर कांपने लगा। पंडित ने मंत्र बदल दिए थे और अग्नि की लपटें उठी। डाकन वहीं जलकर राख हो गई। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। रामलाल और कमला अपनी बेटी गौरी को गले लगाकर रोने लगे। उस दिन के बाद से मुसनापर गांव में फिर कभी किसी डाकन का साया नहीं पड़ा। लड़कियां चैन से रहने लगी और लोग कहते हैं, जिस गांव में सबकी हिम्मत एक हो जाए, वहां कोई भी बुरी आत्मा टिक नहीं सकती। गांव की शांत गहरी रात में, जहां सिर्फ झींगरों की आवाज गूंजती थी, अचानक एक अजीब अनजानी आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ ही देर में हर कोई उस आवाज के बारे में बात कर रहा था, जैसे रात ने उनके दिलों में कोई अनजाना डर दिया हो। ये आवाज कैसी थी? लगता है जैसे जंगल से आई हो। उधर गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग अपने आंगन में अकेले बैठे थे। जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी, उनकी आंखों के सामने बचपन की एक पुरानी याद ताजा हो उठी। एक ऐसी याद जिसमें उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सुना था, कुछ ऐसा ही देखा था।
बूढ़ा व्यक्ति उठकर आकाश की ओर देखने लगा, मानो अतीत उस पर धीरे धीरे उतर रहा हो। और तभी अंधेरे में कुएं के पास एक काली, लंबी, अजीब सी छाया हिली। बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, पर छाया पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। सुबह होते ही गांव में अलग अलग बातें फैलने लगी। कोई कहता छलावा है, कोई कहता जंगल का प्रेत जाग गया है। और बूढ़े व्यक्ति के अनुभव ने गांव के डर को और गहरा कर दिया। हर कोई अपनी अपनी कहानी जोड़ने लगा और पूरा गांव दहशत में डूबने लगा। जैसे जैसे सूरज डूबा, गांव पर फिर से रात का साया उतर आया। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस गए। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सिर्फ डर खुला था और फैलता जा रहा था। क्या आज फिर वो आवाज आएगी? कौन जाने, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। चांद की हल्की रोशनी के अंधेरी रात में डर और भी जगा रही थी। रात की दहशत सुबह तक भी लोगों के दिलों से नहीं गई। गांव का मुख्य बाजार, जो हमेशा लोगों से भरा रहता था, आज अजीब तरह से खाली, सुनसान पड़ा था। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर बैठे धीरे धीरे ऊँग रहे थे, जैसे डर ने उनके रोजमर्रा की जिंदगी को रोक दिया हो। मंदिर के पास वाली गली भी, जहां रोज दर्जनों लोग निकलते थे, आज हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा कर चल रहा था। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, मानो हवा में ही डर तैर रहा हो। स्कूल का मैदान भी, जो बच्चों की हंसी से गूंजता था, आज बिल्कुल शांत था। न कोई खेल, न शोर, सिर्फ सन्नाटा। कभी खुशी का अड्डा रहा ये स्थान आज डर की गिरफ्त में था। गांव के हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे पूरा गांव अनदेखी शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा हो। बाहर मत जाना, आजकल कुछ अजीब हो रहा है। डर ने लोगों की सांसें भी धीमी कर दी थी। शाम होते होते अंधेरा फिर से गांव पर अपना साया फैलाने लगा। बच्चे जल्द ही घर लौट आए और खेल की जगह किताबें उठा लीं। राहुल, शाम के समय बाहर मत जाना, समझे? शाम ढल चुकी थी और गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले धीरे धीरे जमा हो रहे थे। सबकी निगाहें उस एक व्यक्ति पर टिकी थीं, काका पर, जो अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी से मिट्टी पर कुछ निशान बना रहे थे, मानो उन निशानों में कोई कहानी छुपी हो। लोग काका के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, हर कोई उत्सुक, हर कोई बेचैन, क्योंकि सब जानते थे काका जब भी बोलते हैं कोई न कोई पुराना राज सामने आता है। उस रात हर कोई उनकी कहानी सुनने को आतुर था। काका ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में अतीत की गूंज थी। ये छलावा हमने भी अपने बचपन में देखा था। काका बोलते बोलते अपने हाथों से इशारे करने लगे, जैसे वे उन पुराने दृश्यों को आज भी देख पा रहे हों। काका की आंखों में चमक आ गई थी। जिस तरह वे बचपन की बातों को याद कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे वो समय आज भी वहीं कहीं मौजूद हो। उन्होंने गांव के पुराने दिनों का ऐसा चित्र खींचा जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति उस दौर में खो गया। काका की कहानी सुनकर लोग सन्न रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य, डर और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। हर एक के मन में एक ही सवाल था, क्या वही समय फिर लौट आया है? आखिरकार काका थोड़ा पीछे हट गए और कहानी समाप्त कर दी, लेकिन उनके आखिरी शब्द ने सबके मन में तूफान उठा दिया। अब वही समय फिर लौट आया है। उनकी ये बात सुनते ही लोग आपस में चर्चा करते हुए धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे।
लेकिन अब हर कदम भारी था, क्योंकि अब डर और सच्चाई दोनों सामने खड़े थे। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और उसी गहराई में गांव का डर भी बढ़ रहा था। सरपंच के घर के बड़े आंगन में एक एक करके गांव वाले इकट्ठा होने लगे। दीपक की पीली रोशनी में सबके चेहरे साफ दिख रहे थे, थके हुए, डरे हुए और जवाबों की तलाश में। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर कोई अपनी जगह बैठ गया, लेकिन किसी की भी नजरें एक दूसरे से मिल नहीं रही थीं। मानो हर व्यक्ति के मन में वही सवाल था, आज की इस बैठक में क्या होने वाला है। आखिरकार सरपंच खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलकती थी। उन्होंने एक सतर्क नजर भीड़ पर डाली और फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोलना शुरू किया। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि गांव में जो हो रहा है वो अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रहा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। सरपंच की बात सुनते ही भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग चिंतित होकर फुसफुसाने लगे, तो कुछ बच्चे अपनी माओं का हाथ कसकर पकड़ने लगे। आंखों में डर साफ दिख रहा था। इसी बीच काका धीरे से आगे बढ़े। उनकी चाल भले धीमी थी, लेकिन आवाज में वही पुरानी दृढ़ता थी। हमें जंगल की ओर जाना होगा, उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। काका की बात सुनकर कुछ लोग हतप्रभ रह गए। कुछ के चेहरों पर डर और बढ़ गया। जंगल का नाम लेते ही हवा और ठंडी महसूस होने लगी। सरपंच ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद बोल उठे। ठीक है, सुबह होते ही हम एक दल बनाएंगे और सच का पता लगाएंगे। ये सुनते ही गांव वालों की चर्चा फिर तेज हो गई, लेकिन इस बार आवाजों में डर से ज्यादा जिज्ञासा और उम्मीद थी। आखिरकार कोई तो कदम उठाया जा रहा था। धीरे धीरे बैठक खत्म हुई। लोग छोटे छोटे समूहों में बातें करते हुए घरों की तरफ जाने लगे, लेकिन जाते हुए हर कोई बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो किसी अनदेखी नजर ने उन्हें घूर रखा हो। और उस रात गांव में नींद किसी को नहीं आई, क्योंकि कल का सवेरा सच के सबसे करीब ले जाने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली हल्की किरणें अभी धरती को छू ही रही थी, लेकिन गांव पहले से ही जाग चुका था। रात की बेचैनी ने किसी को भी सोने नहीं दिया था, और अब सच का सामना करने का समय आ चुका था। गांव के चौक में लोग एक एक करके जमा होने लगे। कुछ के हाथों में टॉर्च थी, कुछ के पास लकड़ी की लाठियां और कुछ खाली हाथ, लेकिन साहस से भरे हुए। हर कोई ये महसूस कर रहा था कि आज का दिन गांव की किस्मत बदल सकता है। सरपंच पहले से मौजूद थे। वे अपनी पगड़ी ठीक करते हुए बार बार जंगल की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं देर न हो जाए। उन्होंने दल की गिनती की और सभी को पास आने का इशारा किया। काका सबसे आगे खड़े थे, अपनी पुरानी छड़ी को कस कर पकड़े हुए। उनकी आंखों में वैसा ही दृढ़ निश्चय था जैसा कोई योद्धा युद्ध से पहले दिखाता है। हम सीधे पुराने कच्चे रास्ते से चलेंगे, जो जंगलों के बीच से होकर जाता है। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। उनके शब्दों ने दल में सन्नाटा पैदा कर दिया। हर कोई जानता था वो रास्ता वर्षों से कोई इस्तेमाल नहीं करता। कुछ औरतें दूरी से देख रही थीं, आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थीं। बूढ़े लोग दरवाजों पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे कि सभी सुरक्षित वापस लौट आएं। बच्चे अपने घरों की झिरियों से झांककर इस असाधारण सुबह को देख रहे थे। दल ने पानी की बोतलें, रस्सी और कुछ जरूरी चीजें बांध ली। सरपंच ने आखिरी बार सबको ध्यान से देखा, मानो हर एक की हिम्मत का वजन तौल रहे हों। तैयार हो जाओ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। और फिर सबने एक साथ कदम बढ़ाया, कच्चे रास्ते की ओर, उस जंगल की ओर जहां अंधेरा सिर्फ पेड़ों का नहीं था, बल्कि एक अनकही रहस्यमयी शक्ति का भी था। उनकी परछाइयां सूरज की रोशनी में लंबी होती जा रही। जैसे ही वे जंगल की सीमा को पार कर गए, किसी को महसूस हुआ कि हवा अचानक बदल गई है, मानो किसी अनदेखी नजर ने एक ही पल में
उन सबको पहचान लिया हो। कुछ लोगों ने अपने कदम धीमे कर लिए। काका सबसे आगे चल रहे थे। उनकी छड़ी सूखी पत्तियों पर एक ताल जैसी आवाज कर रही थी। चलते चलते अचानक कच्चा रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। दाईं ओर का रास्ता साफ था, लेकिन बाईं ओर का रास्ता घने पेड़ों के बीच पूरी तरह दबा हुआ। दोनों रास्तों को देखकर दल में हलचल मच गई। किस तरफ जाए? दाईं ओर तो रास्ता है, बाईं ओर तो जैसे जंगल ने खुद उसे निगल लिया है। सबकी बातों के बीच काका अचानक बिल्कुल ठहर गए। उनकी नजरें सिर्फ बाएं रास्ते पर टिकी थीं, जहां घना अंधेरा मानो किसी का इंतजार कर रहा था। काका ने अपनी छड़ी को जमीन पर हल्का सा दबाया और लंबी सांस लेकर बोले, रहस्यमयी मोड़ यहीं से शुरू होता है। हम बाएं रास्ते से चलेंगे। उनके शब्दों ने गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, क्योंकि वही बाएं रास्ता सबसे खतरनाक दिख रहा था। जैसे ही दल ने बाएं रास्ते पर कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों ओर पत्तों की हल्की फड़फड़ाहट अजीब तरह से गूंजने लगी, मानो जंगल चेतावनी दे रहा हो। पेड़ों की शाखा छाया जमीन पर ऐसी आकृतियां बना रही थीं जैसे कोई उन्हें ऊपर से देख रहा हो। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर जमीन पर फैला हुआ एक लाल कपड़ा दिखाई दिया, धूल और मिट्टी से ढका हुआ, लेकिन साफ समझ आने वाला। उसके पास टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े भी पड़े थे। ये तो किसी गांव वाली का लगता है। अचानक चारों ओर से बहुत हल्की, टूटी हुई फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी, मानो कोई बहुत धीरे से कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। ये आवाजें इंसानी नहीं लग रही। यही है रहस्यमयी मोड़। जो भी इसे पार करता है वो अक्सर वापस नहीं आता। दल इस मोड़ पर खड़ा था, डर, अंधेरे और रहस्य के बीच। और इसी जगह से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि आगे का रास्ता अब सिर्फ जंगल का ननफ्लिक्स था, बल्कि उस शक्ति का था जो उन्हें परछाइयों से देख रही थी।